हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू तिलक अकेडमी। मैं शिवम पांडे आपका बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है, हमारी करंट अफेयर की सीरीज चल रही है और इस सीरीज के आज हम 21वें लेक्चर पे आ पहुंचे। तो दोस्तों, आप लोगों में से कुछ लोगों की शिकायत थी कि हम लोगों ने करंट अफेयर में मंथली वाइज बताना बंद कर दिया है। मतलब उसमें आपको नहीं बता रहे थे कि कौन से मंथ का करंट अफेयर चल रहा है। तो मैंने इस जो परेशानी थी उसको दूर कर दिया और फिर से शुरू कर दिया। आपको मंथली वाइज पता पड़ेगा कि कब का करंट अफेयर चल रहा है। जैसे ही जुलाई का खत्म होगा, आपको अगस्त का करंट अफेयर पता चल जाएगा कि कब से चालू हो रहा है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर बिना किसी देरी के। दोस्तों, जो लोग नए हैं उन लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप इनमें से किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए हमारे ऋषभ सर द्वारा इंग्लिश के नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, उस पर जाके क्लिक कीजिएगा और आपको नोट्स के लिए सारी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि प्रसिद्ध व्यक्तित्व CS शेषाद्री का निधन हुआ था, वह थे। तो दोस्तों, इसका जो उत्तर था वह था एक गणितज्ञ। बहुत लोगों ने इसका उत्तर सही दिया है। दोस्तों, बस इसी तरीके से हमें मेहनत करना है और लगे रहना है, जिससे हमारे कोई भी प्रश्न करंट अफेयर का छूटे ना। तो इसी बात के साथ बढ़ते आज के पहले प्रश्न की तरफ। कौन व्यक्ति ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री बने? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ट्यूनीशिया के आंतरिक मंत्री, जिनका नाम क्या है, हिचेम मिचिची, ये है हिचेम मिचिची। इनको ट्यूनीशिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब जो ट्यूनीशिया है उसके बारे में छोटी छोटी जानकारी भी अपन देख लेते हैं। दोस्तों, जो ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति, उनका नाम क्या है, कैस सैयद। और जो ट्यूनीशिया की राजधानी, उसको वो क्या बोलते हैं, ट्यूनिस। और ट्यूनीशिया की जो मुद्रा है वो क्या है, ट्यूनीशियाई दिनार। तो दोस्तों, आपको याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ट्यूनीशिया से ही सब जुड़ा हुआ है। जैसे ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस है और ट्यूनीशिया की जो मुद्रा है वो ट्यूनीशियाई दिनार है। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। केंद्र सरकार ने हाल ही में मौसम की सटीक जानकारी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और पर्यावरण कल्याण मंत्री हैं, जिनका नाम क्या है, डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने मौसम के पूर्व अनुमान के लिए मौसम ऐप लॉन्च किया। तो दोस्तों, आपको याद करने में परेशानी नहीं होगी। मौसम की जानकारी के लिए मौसम ऐप, ठीक है। अच्छा, इस ऐप की कुछ खास बातें वो भी जान लेते हैं। दोस्तों, ये जो ऐप है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के 14वें स्थापना दिवस के उपरांत, मतलब जब मन रहा था तब उसके बाद ये ऐप लॉन्च किया गया। इस ऐप को बनाने के लिए इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, आपको इतना बड़ा नाम याद नहीं करना, आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, ICRISAT, ये शॉर्ट में इसका नाम है, बस आपको इतना याद रखना है। और इसके अलावा IITM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटलर्जी, इन लोगों ने मिलकर ये इस ऐप को विकसित किया है, ठीक है। अच्छा, ये ऐप को, अच्छा, IITM है कहाँ? ये पुणे के अंदर है दोस्तों, तो ये भी याद रखिएगा, ये पुणे के अंदर है। अच्छा, इस एप्लीकेशन का काम क्या होगा दोस्तों? इस एप्लीकेशन से विभिन्न शहरों और स्थानों के मौसम के बारे में पूर्व अनुमान और चेतावनी दी जाएगी। तो याद रखिएगा, इसका नाम क्या है, मौसम ऐप। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगली तरफ बढ़ने से पहले आपको मैं ये बता ही चुका हूँ कि ये ऐप पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के 14वें स्थापना दिवस पर लॉन्च की गई थी। और इस ऐप को जो इंस्टीट्यूट है, मैंने आपको लिख दिया है, क्या है, ICRISAT और IITM मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो मैं भूल गया था, मैंने आपको यहाँ लिख के बता दिया, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी और आप भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। और इसके अलावा ये रहा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। हर वर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, हर साल 28 जुलाई को दुनिया भर में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, कौन सी तारीख है, 28 जुलाई को। दोस्तों, ये जो विश्व संरक्षण दिवस है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने के लिए और उनके प्रयासों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, कब मनाया जाता है, 28 जुलाई को। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। किस खिलाड़ी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, EPL। देखिए दोस्तों, आपको शॉर्ट फॉर्म में इसलिए बताता हूँ, क्या होता है कि क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए जब आपको पेपर में क्वेश्चन आता है तो उसको शॉर्ट फॉर्म में दे देता है और लोगों को याद नहीं होती उसकी शॉर्ट फॉर्म, और वो क्वेश्चन छोड़ आते हैं। तो इसलिए हमें यह है कि हमें क्वेश्चन को हर तरीके से जानना चाहिए, जिससे हमारा कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, किस खिलाड़ी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का गोल्डन बूट अवार्ड जीता? दोस्तों, अवार्ड का नाम याद रखिएगा, क्या है, गोल्डन बूट अवार्ड, ठीक है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, लिसेस्टर सिटी, आप सिटी का नाम से सुन लीजिए, क्या है, लिसेस्टर सिटी के स्ट्राइकर जेमी वार्डी, इनका नाम क्या है, जेमी वार्डी, ने इंग्लिश प्रीमियर लीग के 2019-20 सीज़न का गोल्डन बूट अवार्ड जीता है। दोस्तों, इन्हें अवार्ड दिया क्यों गया? दोस्तों, जेमी वार्डी ने इस सीज़न में अपने टीम के लिए 23 गोल किए थे। कितने गोल किए थे? 23 गोल किए थे। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए, ये है जेमी वार्डी जी, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। भारत की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित नौका ने गुस्ताव ट्रवे अवार्ड जीता है, जिसका नाम है। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, क्योंकि ये अवार्ड और ये
जिसने जीता है वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका जिसका नाम क्या है, आदित्य। ठीक है, क्या नाम इसका, आदित्य। इसने इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए गुस्टेव ट्रावे अवार्ड जीता है। तो ये नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसका अवार्ड का क्या नाम है, गुस्ताव ट्रावे अवार्ड जीता है। दोस्तों यह नौका, इस नौका को शुल्क यात्री सेवा के लिए तैयार की जाने वाली नौकाओं की श्रेणी में दुनिया का सबसे अच्छी इलेक्ट्रिक बोट घोषित कर दिया गया है। तो याद रखिएगा। अच्छा, अब आपको गुस्टेव जो ट्रवे अवार्ड है इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। दोस्तों यह पुरस्कार पहली बार दिया गया है, दुनिया का एकमात्र ऐसा सम्मान है जिसे ऐसे व्यक्ति और कंपनियों को दिया गया है जो अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक नौकाओं का निर्माण और नवविचार करते हैं। तो याद रखिएगा, ये पहला ऐसा अवार्ड है जो किसी बोट को दिया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हर वर्ष बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जो विश्व बाघ दिवस है वह पूरे विश्व भर में 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो आपको तारीख याद रखना बहुत ज़रूरी है, 29 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस का जो मनाने का उद्देश्य है वह दुनिया भर में बाघों की संरक्षण और उनकी स्थिति के बारे में लोगों को जागरूक करना है। तो याद रखिएगा कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को। दोस्तों ये तो हो गई विश्व बाघ दिवस की बात। अब बात करते हैं हम इसे भारत के संदर्भ में, यानी भारत के पर्सपेक्टिव में इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, भारत सरकार ने बाघों के संरक्षण के लिए वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर नाम की शुरुआत की थी। तो याद रखिएगा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। इसके अलावा वर्तमान में भारत के अंदर 50 टाइगर रिजर्व कोर हैं और बफर क्षेत्र है। तो कितने अपने यहाँ क्षेत्र है, 50 टाइगर रिजर्व कोर है और बफर क्षेत्र है। तो याद रखिएगा। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है, WWF, यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन। इसको अपने WWF से मत जोड़ लीजिएगा, तो ये अलग है। इसका नाम क्या है, WWF की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन के अनुसार 2006 में जो बाघों की संख्या पूरे विश्व के जो 13 देशों में थी वो कितनी थी, 3948। वहीं भारत में उस समय 2006 में कितनी संख्या थी, 1400, यानी 1141। ठीक है। उसके अलावा जब 2006 में हमारे इतने बाघ थे, फिर जब हमारे ये वाली प्रोजेक्ट शुरू किया उसके बाद हमारे जो बाघ हैं उनका संरक्षण बढ़ाया गया, जिसके कारण 2014 में ये बढ़कर 2226 हो गए। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे बाघों का संरक्षण इतनी मात्रा में किया जा सका। और आपको ये भी बताना चाहूँगा, भारत में प्रत्येक 4 वर्ष बाद बाघ की गणना की जाती है, तो ये भी याद रखिएगा। अच्छा, और एक राज्य जिसका भारत का कर्नाटक जो है वो भारत का ऐसा राज्य है जिसमें बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा अधिक है। तो ये भी एक जीके का क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि ऐसा कौन सा राज्य जिसमें बाघों की संख्या सबसे अधिक है, तो कौन सा राज्य है, कर्नाटक। ठीक है। अच्छा, अब बाघों से रिलेटेड एक और प्रश्न आपसे बनेगा, तो वो भी यही बता देता हूँ। दोस्तों बाघों का एक प्रसिद्ध उद्यान है जिसका नाम क्या है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यानी जिम कॉर्बेट पार्क बोलते हैं। दोस्तों ये है कहाँ पर, ये उत्तराखंड के अंदर स्थित है। तो ये दोस्तों ये उत्तराखंड है, यहाँ पर कहीं पर जिम कॉर्बेट पार्क है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ मार्क कर दिया। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय उद्यान किसका नाम क्या है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे शुरू में MHRD बोलते थे, उसका नाम बदलकर केंद्रीय मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय रख दिया है। क्या नाम रख दिया है, शिक्षा मंत्रालय रख दिया है। और दोस्तों आपको जो दूसरी चीज़ याद रखनी है, हमारे HRD मिनिस्ट्री के वर्तमान में नेतृत्व कौन कर रहा है, कौन है उसका मंत्री, उसके मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक जी। तो याद रखिएगा ये चीज़ें। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। किस भारतीय मूल की महिला को UN चीफ ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, भारतीय जलवायु कार्यकर्ता जिनका नाम क्या है, अर्चना सोरेंग। क्या नाम इनका, अर्चना सोरेंग को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटीनो गुटरेस, जिसके बारे में आपको मैंने कल भी बताया था, इनका नाम क्या है, एंटीनो गुटरेस ने अपने एक नए सलाहकार समूह में शामिल किया। दोस्तों आपको इस सलाहकार समूह के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों यह वह समूह है जिसके अंदर युवा नेता शामिल किए जाते हैं, जो कि बिगड़ते जलवायु संकट से निपटने के लिए अपना दृष्टिकोण और समाधान बताते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन शामिल हुआ है, अर्चना सोरेंग। तो याद रखिएगा इनका नाम। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। कौन पेटीएम मनी के नए CEO बने? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, पेटीएम के निवेश और धन प्रबंधन सहायक पेटीएम मनी ने वरुण श्रीधर, इनका नाम क्या है, वरुण श्रीधर को अपना नया कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में नियुक्त किया है। और दोस्तों अब ये जगह किसकी लेंगे, ये पूर्व MD और CEO प्रवीण जाधव, उनका नाम, पहले जो CEO थे उनका नाम क्या था, प्रवीण जाधव, उनकी जगह लेंगे। ठीक है, अब जो पेटीएम से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं अपन उसकी बात कर लेते हैं। पेटीएम के जो संस्थापक हैं उनका नाम क्या है, विजय शेखर शर्मा है। और जो पेटीएम का मुख्यालय है वो कहाँ पर है, नोएडा
उत्तर प्रदेश के अंदर। और पेटीएम की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 2010 में। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। किस बीमा कंपनी ने किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है नामक अभियान शुरू किया था? दोस्तों तो आपको बताना चाहूँगा, साधारण बीमा क्षेत्र की कंपनी जिसका नाम क्या है? भारती एएक्सए है ना। भारती एएक्सए ने कर्नाटक में किसानों को फसल बीमा के प्रति जागरूक बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया था जिसका नाम क्या था? बहुत ज़रूरी है। तो याद रखिएगा किसने शुरू किया था? भारती एएक्सए ने। ठीक है। अच्छा, इसका जो उद्देश्य था वो यह था कि जो किसान है उनको फसल की सुरक्षा फसल की सुरक्षा के लिए वित्तीय संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करना, मतलब उनको अपनी फसल के लिए वो बीमा कराए जिससे उनकी फसल खराब होने पर भी उन्हें उसका मुआवजा मिल सके। तो इसलिए ये शुरू की गया था अभियान, याद रखिएगा। अच्छा, अब थोड़ा सा भारतीय एएक्सए के बारे में बता देता हूँ। जो भारतीय एक्सा है इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। कब शुरू हुई थी? 2006 में हुई थी। और इसका समूह है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में। तो ये भी याद रखिएगा। दोनों चीज़ें आपको बता दी। इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी, उसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? पेरिस के अंदर, याद रखिएगा। चलिए, अच्छा एक चीज़ और आप बोलेंगे सर आपने थीम नहीं बताई। दोस्तों इसका थीम क्या है? सुरक्षा का नया नज़रिया। तो ये भी याद रखिएगा। ये मैंने आपको जो बताना था वो लिखा हुआ था, ठीक है, तो आपको मुँह से भी बता दिया है और ये लिखा भी हो तो पढ़ लीजिएगा। प्रसिद्ध व्यक्तित्व परवेज़ खान का निधन हुआ, वह थे। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, बॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर, एक्शन फिल्में डायरेक्ट करते थे, यानी ये फिल्म डायरेक्टर हुआ करते थे परवेज़ खान। इनका निधन हो गया। ये 1986 से फिल्म उद्योग में काम कर रहे हैं। तो याद रखिएगा। ये रहे अपने परवेज़ खान। ठीक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये भी, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है मित्रता दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिए कब मनाया जाता है? 30 जुलाई को। दोस्तों यह दिवस दोस्तों और दोस्ती के महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 2011 में। कब हुई थी? 2011 में, जब संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है उन्होंने निर्णय लिया था कि देश, रंग, लिंग, धर्म आदि के बावजूद विभिन्न देशों में लोगों की दोस्ती बढ़े, इसके लिए ये दिवस की शुरुआत की गई थी। तो याद रखिए कब मनाया जाता है? 30 जुलाई को। कौन व्यक्ति हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के निजी सचिव बने? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये 2010 के आईएएस बैच के अधिकारी। दोस्तों बैच याद रखना बहुत ज़रूरी है। 2010 के बैच के आईएएस अधिकारी, जिनका नाम क्या था? हार्दिक सतीश चंद्र शाह। क्या नाम इनका? हार्दिक सतीश चंद्र शाह। इनको प्रधानमंत्री मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। दोस्तों इससे पहले वो अभी किस पद पर कार्यरत थे? दोस्तों इससे पहले वो अभी प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव के पद पर सेवारत है। तो याद रखिएगा इनका नाम क्या है? हार्दिक सतीश चंद्र शाह। आपको दिखा भी देता हूँ, ये है हार्दिक सतीश चंद्र शाह जी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। कौन घरेलू रेटिंग एजेंसी आईसीआरए के नए सीईओ बने? तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, जो आईसीआरए है जो कि एक घरेलू रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने एन शिवरामन, नाम क्या है इनका? एन शिवरामन को 3 साल की अवधि के लिए, इनका जो कार्यकाल रहेगा वो 3 साल के लिए रहेगा, 3 साल की अवधि के लिए अपना नया प्रबंध निदेशक और समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपको बता दिया कौन है ये प्रबंध निदेशक और समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जगह किसकी लेंगे? दोस्तों ये पूर्व एमडी नरेश टक्कर की जगह लेंगे। तो याद रखिएगा कौन है? नरेश टक्कर। अच्छा, आईसीआरए का थोड़ा सा जो डिस्कस कर लेते हैं। आईसीआरए का मुख्यालय कहाँ है? गुड़गांव, हरियाणा के अंदर। आईसीआरए के जो गैर कार्यकारी अध्यक्ष और निदेशक उनका नाम क्या है? अरुण दुग्गल। तो ये भी याद रखिएगा। कौन प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति सिंगापुर के विपक्षी नेता बने? तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, प्रीतम सिंह को सिंगापुर के संसद में विपक्षी नेता शामिल कर लिया गया है, उनको जोड़ लिया गया। तो वो ऐसे होने वाले प्रथम भारतीय हैं जो कि सिंगापुर में विपक्ष के नेता बने। तो याद रखिएगा। अच्छा, कौन सी पार्टी से जुड़े हैं दोस्तों? जो प्रीतम सिंह है वो वर्कर्स पार्टी के महासचिव हैं। तो पार्टी का नाम याद रखिएगा, क्या है? वर्कर्स पार्टी। जिस देश के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हुआ? तो दोस्तों बताना चाहूँगा, ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति थे ये, इनका निधन हो चुका है। तो कहाँ के थे ये? ताइवान के। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी और देता हूँ। इन्होंने 1988 से 2000 तक ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। कितना इनका कार्यकाल है? 1988 से 2000 तक। ठीक है। अच्छा, इन्हें किस नाम से और जाना जाता है? इन्हें ताइवान के लोकतंत्र का जनक भी कहा जाता है इन्होंने। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। ये है हमारे ली तेंग हुई। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, प्रश्न पे बढ़ने से पहले, ताइवान के राष्ट्रपति उनका नाम क्या है? त्साई इंग वेन। ठीक है, तो ये मैं भूल गया था बताना, माफ़ कीजिएगा उसके लिए। आप याद रखिएगा इनका नाम क्या है? त्साई इंग वेन।
तो दोस्तों इसी के साथ हमारे जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो यहीं खत्म होते हैं। अब बात आती है अगस्त के करंट अफेयर्स की। तो शुरू करते हैं आज से अपने अगस्त के करंट अफेयर। तो दोस्तों पहला प्रश्न ये रहा, प्रकृति प्रतिवर्ष संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर मैं स्टार लगा रहा हूँ, तो आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, हर साल श्रावण पूर्णिमा के दिन पर विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है, जो कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन है, जिसे रक्षाबंधन के रूप में भी मनाया जाता है। तो याद रखिए, जिस दिन अपना रक्षाबंधन पड़ता है उसी दिन को विश्व संस्कृत दिवस भी पड़ता है। तो यानी सावन महीने के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए इस दिवस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, भारत सरकार ने 1969 के में रक्षाबंधन के अवसर पर विश्व संस्कृत दिवस मनाने का फैसला लिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कब लिया था, 1969 में। दोस्तों ये संस्कृत भाषा है वो दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से इसको एक माना जाता है। आपको बताना चाहूँगा, इसकी उत्पत्ति करीबन 3500 साल पहले हुई थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, 3500 साल पहले इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से किसे हाल ही में फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस जीती है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी 2 रेस जीत चुके हैं। तो इनका नाम क्या है, लुइस हैमिल्टन, जो मैंने आपको कल भी बताया था। ठीक है, ये है लुइस हैमिल्टन जी, इन्होंने जीती है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में एक मास्क अनेक जिंदगी जागरूकता अभियान शुरू किया। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, मध्य प्रदेश के जो शहरी विकास और आवास मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, उन्होंने 1 अगस्त से 15 अगस्त तक एक अभियान चलाया था, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा था, एक मास्क अनेक ज़िंदगी, जिसके अंदर मास्क की उपयोगिता के बारे में लोगों को जागरूक करना था और लोगों को बताना था कि आप मास्क पहने, जिससे आप कोविड-19 से बच सके। तो किसने किया था, मध्य प्रदेश सरकार ने। और मध्य प्रदेश सरकार के जो शहरी विकास और आवास मंत्री है भूपेंद्र सिंह, उन्होंने किया था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सबके नाम लिख दिए। ये हैं हमारे शहरी विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह। इसके अलावा हमारे जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनको भी याद रखिएगा। और जो हमारे राज्यपाल है उनका नाम क्या है, आनंदीबेन पटेल। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा वर्ग के लिए 5% आरक्षण की मंजूरी दी है। तो दोस्तों ये जो मंजूरी दी है वो राजस्थान सरकार ने दी है। राजस्थान सरकार ने गुर्जरों सहित अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यायिक सेवा में 1% के स्थान पर 5% आरक्षण देने की घोषणा की थी। तो याद रखिएगा, ये राजस्थान सरकार ने की है। ठीक है, अब जो राजस्थान के मुख्यमंत्री उनका नाम क्या है, अशोक गहलोत जी, और जो उनके राज्यपाल है उनका नाम क्या है, कलराज मिश्रा। तो याद रखिएगा, किस राज्य की सरकार ने साइबर क्राइम के खिलाफ ई रक्षाबंधन प्रोग्राम लॉन्च किया। तो दोस्तों ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया था आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, लोगों जो साइबर क्राइम होते हैं उससे लोगों को बचाने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया था, याद रखिएगा। ठीक है, अब जो डिस्कस करना है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री CS जगनमोहन रेड्डी हैं, YS जगनमोहन रेड्डी, तो याद रखिएगा। और उसके अलावा जो उनके गवर्नर है उनका नाम क्या है, विश्वभूषण हरिचंद। ठीक है, तो दोनों नाम याद रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। कौन व्यक्ति हाल ही में गुयाना के अगले राष्ट्रपति बने। तो दोस्तों जो पूर्वी गुयाना है वहाँ के आवास मंत्री मोहम्मद इरफान अली, नाम क्या है इनका, मोहम्मद इरफान अली, इनको देश का अगला राष्ट्रपति चुना गया है। तो याद रखिएगा, इनका नाम क्या है, मोहम्मद इरफान अली, इनको राष्ट्रपति चुना गया है। ये हैं इरफान अली जी। अच्छा, और दूसरी चीज़ आपको याद रखनी, गुयाना की जो राजधानी उनका नाम क्या है, जॉर्ज टाउन, और गुयाना की मुद्रा क्या है, गुयानी डॉलर। ठीक है, आपको मुद्रा याद रखनी ही होगी, हो सकता है आपसे प्रश्न बन जाए। ठीक है दोस्तों, यहाँ यही खत्म होता है मेरे क्वेश्चन को आंसर करने का सिलसिला। अब है आपकी बारी, ये रहा आज का प्रश्न। ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है कि आपको इसका उत्तर क्या है। और आपसे फिर से अनुरोध करता हूँ कि दोस्तों इस जो लेक्चर है उसको बनाने में बहुत लोगों की मेहनत है। ऋषभ सर और मैं बहुत मेहनत करते हैं इसको बनाने के लिए, और जो हमारे स्लाइड तैयार करते हैं उनकी भी काफ़ी मेहनत है। तो उन लोगों के प्रोत्साहन के लिए आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे वो अपने लेक्चर को बेहतर से बेहतर बना सके। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे वहीं विदा लेता हूँ। और अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको जो आज का लेक्चर उसकी जो लिंक है, PDF है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो उसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी हम आपको काफ़ी रोचक तथ्य बताते हैं जो आपकी एग्जाम में काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे यही विदा लेता हूँ, मिलता हूँ अगले लेक्चर में। जय हिंद।